हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लगातार शिक्षण विधियाँ पढ़ते आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से इन शिक्षण विधियों को कवर कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ लगातार बने रहे हैं, आगे भी बने रहिएगा। आपको समय समय पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री होगी वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं बिना किसी समय गवाए। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज आधुनिक भाषा शिक्षण की विधियाँ कवर करेंगे। आधुनिक भाषा शिक्षण की प्रथम विधि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसके प्रवर्तक डेजी मार्विल जॉन है। इन्होंने 1971 में ये विधि प्रतिपादित की। इसका अन्य नाम है परिवीक्षक या निरीक्षण विधि, निर्देशन विधि या निरीक्षित स्वाध्याय विधि, निरीक्षण विधि। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। ये विधि शिक्षण व्यवस्था को बोधगम्य एवं आत्मसाती रूप प्रदान करती है। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन में समय पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तथा अपनी गति एवं क्षमता के अनुसार ज्ञान को आत्मसात करते हैं। यानी इसका नाम भी यही है, देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। यानी पर्यवेक्षक होता है जो शिक्षक होता है, जो जब बालक का अध्ययन करता है तो वो उसका निरीक्षण करता है और बालक अपनी गति और अपने स्तर अनुसार उस विषय सामग्री को सीखता जाता है। तो इसलिए इस विधि का पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। और इसके अन्य नाम भी ऐसे ही है, निर्देशन विधि, यानी शिक्षक के निर्देशन में, और निरीक्षण विधि, शिक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि बालक किस तरीके से अध्ययन कर रहा है। तो इसी तरीके से इसके नाम है। इस विधि में विद्यार्थी विषय से संबंधित सहायक सामग्री जैसे शब्दकोश, व्याकरण पुस्तक आदि अपने साथ रखता है। इस विधि में शिक्षक प्रत्येक छात्र को उसके स्थान पर जाकर के आवश्यकता अनुसार उसे मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये विधि निर्मितवाद के सिद्धांत पर आधारित है। निर्मितवाद ये कहता है कि बालक को अपनी गति से सीखने के अवसर देने चाहिए, तो वो विधि उसी शिक्षण का पालन करती है, इसलिए निर्मितवाद सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का उत्तम उदाहरण है वो डाल्टन प्रणाली है, जो हम आगे के कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। प्रयोगसित अध्ययन विधि के सिद्धांत है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, स्वाध्याय का सिद्धांत। इसके बाद निर्देशन का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, उपचार का सिद्धांत, अध्ययन कक्ष का सिद्धांत, विषय विशेषज्ञता का सिद्धांत, समय सारणी का सिद्धांत, संगोष्ठी योजना, क्रियाशीलता के सिद्धांत। ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान, 4 सोपान हैं। समस्या या प्रयोजन, उसके बाद समस्या का अवलोकन, उसके बाद विभाग विश्लेषण और उसके बाद सार या संक्षेपीकरण। अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कुछ गुण हैं। इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण कराया जाता है। ये विधि बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति की विकसित करती है। इस विधि से बालक में समय के सदुपयोग की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया अत्यंत प्रबल होती है। इस विधि से बालक के में तर्क चिंतन, निरीक्षण आदि क्षमता विकसित होती है। इस विधि से बालकों में शब्दकोश, मानचित्र, आरेख आदि देखने एवं निर्माण करने की योग्यता विकसित होती है। ये विधि बालकों में सहयोग एवं समूह भावना का विकास करती है। ये बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से शिक्षण में समय अधिक लगता है, ये भी इस विधि का दोष है। कुशल अध्यापक के बिना इस विधि से शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। ये विधि पद्य या व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बालक अपनी गति से सीखता है, तो फिर उसको जो पद्य शिक्षण में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ पता नहीं चल पाता है, जिससे उस विषय में रसास्वादन उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए ये पद्य शिक्षण के लिए भी उपयोगी नहीं है। इसके बाद आती है व्याख्यान विधि। इसे चाक या टाक मेथड भी कहते हैं। ये विधि तो लगभग पूरे भारत में प्रचलित है, क्योंकि आमतौर पर हर कक्षा में, बड़ी कक्षाओं में इसी विधि का ज़्यादातर प्रयोग होता है। ये व्याख्यान विधि प्राचीन, परंपरागत एवं सर्वाधिक आलोचित विधि, परंतु सर्वाधिक प्रचलित विधि है। यानी ये सबसे प्राचीन एवं परंपरागत विधि है, लेकिन आलोचित भी है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित विधि भी है। व्याख्यान विधि किसी विचार का शब्द चित्र प्रस्तुत करने में उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक व्याख्यान या भाषण के द्वारा मौखिक रूप से विषय वस्तु को विश्लेषित एवं विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। अब व्याख्यान विधि के कुछ चरण हैं। व्याख्यान विधि का प्रयोग 5 चरणों में किया जाता है। विषय वस्तु का निर्धारण करना पहले, फिर योजना का निर्माण करना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर सारांश या उपसार और उसके बाद मूल्यांकन। तो ये व्याख्यान विधि के कुछ 5 महत्वपूर्ण चरण। व्याख्यान विधि का प्रयोग निम्न चरणों या दशों में किया जाता है। अब नवीन पाठ की स्थापना करनी हो तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। पाठ के सामान्यीकरण में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध आदि विधाओं के पाठों का शिक्षण करवाने में, कठिन या जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने में और पाठ का सारांश बताने में, इन सभी दशाओं में इस व्याख्यान विधि का भरपूर उपयोग किया जाता है कक्षाओं में। इस विधि के गुण: इस विधि से शिक्षण में समय, धन, श्रम की बचत होती है। इस विधि से निर्धारित समय यानी अल्प समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण करवाया जा सकता है। ये विधि प्रयोग में सरल और संक्षिप्त विधि है। ये विधि बालकों में श्रवण कौशल का विकास करती है। ये विधि बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष में तीव्रवृद्धि करती है। ये विधि जीवनी, संस्मरण, आत्मकथाएं, डायरी आदि के शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ये विधि केवल ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करती है, बाकी भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल नहीं दे पाती है।
तो ये इस विधि का एक दोष भी है। इसके बाद ये अधिक विद्यार्थी संख्या युक्त कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थियों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाता है। अब इस विधि के कुछ दोष है। ये विधि पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, अतः ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्यक्तिक भिन्नता का कोई स्थान नहीं है, अतः ये विधि कमजोर बालकों के लिए अनुपयोगी है। इस विधि में स्वाध्याय का अभाव रहता है। ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत है। व्याख्यान देना एक कला है जिसमें प्रत्येक शिक्षक कुशल हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ये थी व्याख्यान विधि, सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक आलोचित विधि, सर्वाधिक परंपरागत विधि। इसके बाद आती है ध्वनि साम्य विधि। ये हमने पीछे भी पढ़ा, जो भाषा के कौशल थे उनको विकसित करने वाली विधियों में भी पढ़ा, और हम आधुनिक भाषा शिक्षण के रूप में भी इस विधि को यहाँ पढ़ेंगे, ध्वनि साम्य विधि। इसके प्रवर्तक है माइकल सोमर। इसे ध्वन्यात्मक विधि या फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। अब पिछली कक्षाओं में मैंने आपको पूछा भी था कि एक व्यतिरिक्त विधि थी जो विश्लेषणात्मक विधि थी, और ध्वनि साम्य विधि है ये संश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। ये विधि ध्वन्यात्मक उच्चारणों पर अधिक ध्यान देती है। ये एक संश्लेषणात्मक विधि है, जबकि व्यतिरिक्त विधि है वो विश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि के गुण, ये विधि ध्वनि शुद्धता पर अधिक बल देती है। इस विधि से बालक का उच्चारण शुद्ध होता है। ये प्राथमिक स्तर पर रोचक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से सीमित शब्दों और ध्वनियों का अभ्यास कराया जा सकता है। इस विधि में वर्ण और ध्वनि को अलग अलग माना जाता है, अतः यह विधि हिंदी भाषा के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों की सहायक विधि के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद आती है वेस्ट प्रणाली, जिसके प्रवर्तक है माइकल पी वेस्ट। इस विधि की रचना अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए की गई। इस विधि में भाषा शिक्षण का आरंभ पठन प्रक्रिया से होता है। इस विधि में पठन के लिए उपलब्ध पुस्तकों में द्वितीय भाषा के शब्दों के अर्थ प्राय मातृभाषा में लिखे होते हैं। इस विधि में द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए मातृभाषा के प्रयोग की पूर्ण अनुमति होती है। तो ये थी वेस्ट प्रणाली, माइकल पी वेस्ट इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद लगभग ये विधि तो आप सबने पढ़ी होगी, किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान विधि, जिसके प्रवर्तक है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल। इनकी पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन। जो ये विधि थी उन्होंने वो शिशु शिक्षण के लिए, जो 4 से 8 वर्ष के बालक हैं उनके लिए प्रस्तुत की थी। तो इसे हम अध्ययन करते हैं। किंडर का अर्थ है बच्चे, गार्डन का अर्थ है बगीचा। ये किंडरगार्टन शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन का शब्द का अर्थ क्या है, तो है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल ने शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक शैक्षणिक उपकरणों जैसे खेलों उपहारों, खेलों एवं गीतों की रचना की थी। सन 1837 में फ्रोबेल ने जर्मनी के ब्लेकनबर्ग स्थान पर एक शिशु विद्यालय खोला जिसका नाम किंडरगार्टन रखा था। फ्रोबेल विद्यालय एक उपवन है जहाँ शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधे का सिंचन और विकास करते हैं। यानी इन्होंने परिभाषा दी कि विद्यालय है वो एक बगीचा है और शिक्षक उसमें माली की तरह कार्य करता है, और बालक हैं जो पौधों के रूप में होता है जिन्हें शिक्षक सिंचन और विकास करते हैं। शिक्षक उनका सिंचन और विकास करते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत: समय क्रिया एवं आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षण का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, समय की गति से सीखने का सिद्धांत। इस विधि के अनुसार शिशु शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए गीत एवं खेल जैसे शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। गीत: इस प्रणाली में ऐसे गीतों का प्रयोग किया जाता है जो बालकों की ज्ञानेंद्रियों एवं मांसपेशियों को गति देते हैं और बालक अनायास ही अनेक वस्तुओं का परिचय प्राप्त कर लेता है। इन्हें शिशु गीत या खेल गीत कहा जाता है। खेल: स्वतंत्र क्रिया और खेल इस प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत है। फ्रोबेल गेंद के खेल को अत्यधिक महत्व देते थे। गेंद के खेल से ही बालकों को भाषा का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये थी मॉन्टेसरी प्रणाली। आगे में पढ़ेंगे, और हमने द्वितीय भाषा शिक्षण की कुछ विधियाँ पढ़ी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विधियाँ अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इन क्लासों को शेयर करिए जो BSTC BTT रीट 3rd ग्रेड आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप कक्षाओं को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा, और व्यवस्थित तरीके से हम इस श्रृंखला को आगे भी चलाते रहेंगे। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा बनी रहें। अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।